2006 दिसंबर का महीना था। इस्लामाबाद के कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में चंद स्टूडेंट्स कुछ एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के सिलसिले में एडमिशन लेते हैं। अब उस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि उस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए इंफॉर्मेशन दूर दराज के इलाकों से लोग आते थे इस्लामाबाद में और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे, जिसकी वजह से वहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी हॉस्टल्स वगैरह या पेइंग गेस्ट या रूम्स होते थे वो भर जाया करते थे। इस्लामाबाद के ही एक रहने वाले थे मिस्टर फुरकान, जिन्होंने उसी साल उसी महीने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब इस्लामाबाद की सर्दियों के बारे में सबको मालूम है कि जब सर्दी पड़ती है तो वो शदीद सर्दी होती है, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक रूम रेंट पे ले लिया जाए जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी के करीब करीब रहे। उनका खुद का घर F7 में था, तो शायद डिस्टेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम होती हो। यूनिवर्सिटी शुरू हुई, अभी 2-4 दिन ही हुए थे। यूनिवर्सिटी में एक और दोस्त मिला जिसका ताल्लुक सरगोदा से था और वो भी एक कमरा ढूंढ रहा था। चूँकि इस दफ़ा के एडमिशन्स में बहुत सारे लोग आ चुके थे, ऑलमोस्ट हॉस्टल भर चुका था, जो बाकी तमाम जगहें थी रेंट पे मिलने की वो आज भी ख़त्म हो चुकी थी। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक रूम रेंट पे लिया जाए। चूँकि मिस्टर फुरकान इस्लामाबाद के रिहायशी थे तो उनको पता था कि कहाँ मिल सकता है। अब अमूमन ये होता है कि लोग जो हैं वो रियल एस्टेट वालों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया हमें एक कमरा चाहिए। लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत इलाके के बारे में मालूम हो तो आप समझ जाते हैं कि ये बातें और इस तरह के कमरे जो हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स पे मिल जाते हैं। यही बात अभी चली रही थी कि यूनिवर्सिटी के ही एक साहब ने इन दोनोको एक ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा एक घर है जो कि शादरा में है, वहां पे नया मकान है, आप देख लें। पहले तो इन दोनों ने रेजिस्ट किया कि नहीं, हमें तो सिर्फ एक कमरा ही चाहिए, आप हमें घर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा आप जाके देख लें, अगर पसंद आए तो फिर आगे बात करेंगे। ये लोग चले गए, इन्होंने जाके चेक किया, नया घर बना हुआ, ग्राउंड +1, 3 बड़े बड़े कमरे, किचन, ड्राइंग रूम। घर तो इनको बहुत पसंद आया, लेकिन ये सोच के भी डर लगने लगा कि इसका किराया कैसे देंगे। तो ये वापस आए और उन साहब से उन्होंने कहा कि आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ये किराए पे नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है। उन्होंने कहा बजट की फ़िक्र ना करें, जितना भी आपका बजट है आप उसी बजट में ये घर हमसे रेंट पे ले लें, और जब मुझे फर्स्ट फ्लोर के लिए कोई मालिक वो रेंट वाले मिल जाएंगे किराएदार, तो मैं उनको फर्स्ट फ्लोर दे दूंगा और आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते रहिए आराम से। अब आप निकले हों एक कमरा ढूंढने और आपको उन्हीं पैसों में एक पूरा फ्लोर मिल जाए तो बड़ी बात होती है। इन्होंने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। याद रखिएगा 2006 वो टाइम था जब दहशतगर्दी बहुत बड़ी हुई थी, उरूज पे थी। तो इन लोगों ने बोला उस मालिक मकान से कि एफिडेविट साइन वगैरह कर लेते हैं, हमारा NIC भी आप रख लें, आपके पास भी हमारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि सब मामले कानूनी तौर पे सही हों। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, चूँकि आप यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, तो बस जब आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड बन जाए तो वो आप मुझे दे दीजिएगा। इन्होंने भी कहा ठीक है। 2
4 हफ्ते गुजर गए, सारा सामान वामान ये लोग घर में ले आए। अब स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होती है? किताबें, लैपटॉप और एक बाइक। यही कुल कायनात होती है स्टूडेंट्स की। इनके पास भी यही कायनात थी। 2006 की बात कर रहे हैं तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो इतने कॉमन नहीं थे, आ तो चुके थे लेकिन वो वाले नहीं आए थे जो स्मार्टफोन्स अब हैं। इन लोगों ने रहना शुरू किया, टाइम बड़ा अच्छा गुजरा था, और भी दोस्त आना शुरू हो गए। जब आपकी अपनी बैचलर्स की जगह बन जाती है तो ऑब्वियसली दोस्त वगैरह आते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, पार्टी होती है जब छुट्टी मिलती है। थोड़े दिन के बाद सेमेस्टर में ब्रेक आया। जो सरगोदा में रहने वाला शख्स था वो सरगोदा अपने शहर चला गया और ये अपने घर इस्लामाबाद में जो F7 में था उधर चले गए। लेकिन जब आप एक घर में रह रहे होते हैं तो आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उसी जगह पे होती हैं। तो इनका बैक एंड फोर्थ फुरकान का शारदा से F7 होता रहा, जो कि उनका अपना घर था और जो ये रेंट का रूम था, घर था। कहते हैं एक दिन मैं पहुंच गया, हमारे दोस्तों के साथ प्लान बना कि हम बारबेक्यू करेंगे। तो वो सारे बारबेक्यू के लिए सामान वामान आ गया। उस ज़माने में स्पीकर सिस्टम होता था, जो वो MP3 और ये मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब ये सब इतना कॉमन नहीं था। तो स्पीकर लगा दिया, हल्ला गुल्ला होना शुरू हो गया। खूब से बारबेक्यू हो गया, रात गुजर गई। सुबह जब ये उठे तो दोस्त वगैरह तो चले गए। इन्होंने कहा मैं ज़रा सफाई कर लेता हूँ घर की, फिर अपने घर चला जाऊँगा, अकेले रह के क्या करूँगा। अभी ये सफाई कर ही रहे थे कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। अब इस्लामाबाद की जैसे सर्दी है वैसे ही उसकी बारिश भी है, एक्सट्रीम वेदर है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं आज रुक जाता हूँ, बारिश तेज़ हो रही है, बाइक पे जाऊँगा, पूरे रास्ते भीगता भिगाता, पता नहीं एक स्लिप ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं इधर ही रुक जाता हूँ। कहते अभी शाम का ही टाइम हुआ था कि घर के मेन गेट से नॉक करने की आवाज़ आई। जब मैं अपने म्यूज़िक सुन रहा था, मैंने म्यूज़िक बंद किया, दरवाज़ा जाके खोला घर का तो कोई भी नहीं। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं कहा मेरा वहम तो नहीं हो सकता क्योंकि आवाज़ बाकायदा आई। कहते हैं मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा आके बैठ गया। कहते हैं बैठा ही हूँ, फिर मैंने म्यूज़िक चलाया, फिर नॉक करने की आवाज़ आई। अब वो कहते हैं कि इस दफ़ा नॉक करने की आवाज़ दूसरे गेट से आई। वो कौन सा गेट? वो वाला गेट जो कॉमन गेट होता है जीने का, जहाँ फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी जा रही होती है। कहते अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि पहले उधर से आवाज़ आई थी, अब इधर से आई है। कहते मैंने ज़रा अकेला रह रहा था तो डर भी लग रहा था कि भाई चोर चकारी और ये सब आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं। तो डरते डरते उन्होंने दरवाज़ा जो खोला तो देखते हैं कि सामने एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, लंबी सी दाढ़ी, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए, नूरानी चेहरा, जैसे अक्सर हमारे यहाँ दादा परदादाओं की एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला, दोनों के बीच में सलाम दुआ हुई और उन्होंने बताया कि इनसे पूछा, इस फुरकान साहब ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। कहते हैं आपको शायद बताया नहीं होगा कि हम ऊपर किराए पे अभी आए, आज ही आए और आपके बस सलाम दुआ करने आए थे और आपको इनवाइट करने आए हैं। कहते हैं इनवाइट करने आए हैं और आप कब आए मुझे पता भी नहीं चला। कह रहे बस अभी हम आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपसे भी सलाम दुआ कर लूँ। कहते हैं अच्छा। कहते हैं आप आज रात को हमारे घर इनवाइटेड हैं। ये कहते हैं क्यों, खैरियत अंकल? कहते हैं मेरी बेटी का निकाह है। कहते हैं ज़बरदस्त। कहते हैं अच्छा आप मुझे बता दीजिए कि कितने बजे आएँ। उन्होंने कहा 11 बजे ठीक आ जाएगा। ये ज़रा परेशान हुए कि इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को अंदाज़ा है कि 11 बजे तो हॉल बंद हो जाते हैं। अब तो फिर भी थोड़ी रौनक होने लगी, पहले तो
शहर बंद हो जाया करता था। तो मैंने कहा जी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, 10-15 दिन के लिए हमने ये घर लिया है, मुसाफिर हैं, सिर्फ निकाह करेंगे और जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप आइएगा, हल्ला गुल्ला होगा, मज़ा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। होएगा चले ठीक है, मैं 11 बजे ऊपर आ जाऊँगा। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, वो साहब ऊपर चले गए, ये कमरे के अंदर आ गए। इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, एक स्टूडेंट जो होता है उसको जब फ्री फूड मिलता है और इनविटेशन मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इनको भी बड़ा खुशी फील हुई कि चलो यार मैं बोर नहीं होऊंगा, मैं चलो ऊपर चला जाऊंगा, खाना मिल जाएगा। अभी कहते हैं कि जैसे ही मगरिब ख़त्म हुई है तो मुझे ऊपर के घर से जो ना ज़रा खटपट की आवाज़ें आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा है कि जैसे रौनक हो रही है, हल्के हल्के से ढोल बजने की आवाज़ आ रही, थोड़ी देर के बाद फूलों की पत्तियों की खुशबू आ रही, लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही, ऐसे जैसे रौनक होती है जैसे शादी का घर होता है। कहते मैं ज़रा नीचे अपने कारपोर्च में गया देखने के लिए कि कितने लोग आ गए, इतना शोर होना शुरू हो गया। तो कहते मैं ऊपर बैल्कनी की तरफ देखा तो लाइटें वाइटें सारे घर की जली हुई, आवाज़ें भी आ रही, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये समझे कि शायद अंदर होंगे। इन्होंने मेन घर का जो मेन गेट होता है, गैराज का जो मेन गेट होता है, वो खोल के चेक किया तो बड़ी हैरानगी हुई। कहते हैं गली में एक गाड़ी नहीं खड़ी हुई। क्या समझ नहीं आया मुझे कि ये क्या है। खैर वहम समझ के इग्नोर किया, तैयार हुए और ठीक 10:30 पौने 11 बजे वो ऊपर चले गए। कहते हैं मैं घर में दाखिल हुआ हूँ तो देखकर ही मेरे आंखों में रोशनी आ गई कि बहुत लंबी सी एक महफिल जमी भी है और लाउंज एरिया में लोग बैठे हुए हैं और स्क्वायर में कुर्सियां बिछी हुई हैं। कहते मैं जाके एंटर हुआ हूँ, जितने भी तमाम लोग मौजूद थे सबसे हाथ मिलाया, सलाम दुआ की, सबने मुझसे हाथ मिलाया और सबने गर्दनें हिलाई, किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे। कहते हैं कि मैं बैठ गया जाके कोने पे ही। अब कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि लाउंज में लोग बैठे हुए हैं, बातें हल्की फुल्की हो रही हैं और आँख के दूसरे कोने से जो कमरा था उधर से आवाज़ें आ रही हैं ढोल बजने की, ऐसे जैसे कि लड़कियाँ ख़वातीन उस कमरे में बैठ के गाने बजा रही हैं। कहते हैं अब ज़रा शर्म भी आती है कि आँख उठा के अब ऐसी, एक तो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर और आप आँख उठा के देखना शुरू कर दें तो वो लोग भी अजीब समझते हैं। कहते हैं ये 1-1.5 घंटे तक चलता रहा। अब कह रहे हैं कि मुझे भूख लगना शुरू हो गई, 12-12:30 बजे का टाइम हो गया। मैं उन अंकल को ढूंढूं, वो अंकल ना मिले। कहते हैं मैंने फिर थोड़ा सा इंतज़ार किया, चलो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, हो सकता है अंकल बिज़ी हों, आ जाएं, अभी आएंगे तो आई एम श्योर खाने वाने का इंतज़ाम तो होगा, इतने सारे लोग हैं, ऐसा सजा हुआ है। कहते रात के 1 बज गए, कोई नाम निशान नहीं खाने का, ना वो अंकल मुझे नज़र आ रहे और मुझे भूख के मारे मेरा दम निकल रहा। कहते हैं मैंने फिर यही डिसाइड किया कि यार पता नहीं ये लोग अब खाना कब दें भी कि नहीं दें, इससे बेहतर है मैं नीचे अपने घर ही चला जाता हूँ, जो बचा कुचा खाना है वही खा लेता हूँ। कहते हैं मैं उठा, सबको मैंने खुदा हाफिज़ किया, दोबारा से कहते वही हुआ, सबसे मैंने हाथ मिलाया, सब ने हाथ मिलाया। कहते हैं लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया कि खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कहते हैं हालांकि मेरे सामने जो अंकल बैठे हुए थे उनकी बहुत कहते हैं कि बारीक सी दाढ़ी थी, टोपी पहने हुए थे और तकरीबन सारे ही लोग जो थे वो मिडिल एज या 50+ थे। कहते हैं मैं सबको सलाम करके और उनमें से जो सामने अंकल बैठे हुए थे उनको ये बोल के कि जब वो अंकल आएँ जिनकी बेटी की ये निकाह हो रहा है, उनको आप मेरी तरफ से सलाम कहिएगा और बोल दीजिएगा कि मैं आया था, उनका इंतज़ार किया लेकिन वो आए नहीं तो मैं नीचे चला गया। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, ये कह के मुड़े और अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और अपने घर में गए। उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना निकाला, गरम किया, कमरे में गए, लैपटॉप ऑन किया, म्यूज़िक लगाया, खाना खाते खाते
अभी कह रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये कैसी दावत थी कि खाना नहीं था। मैं तो खाने के लिए गया था और वो अंकल भी नहीं मिले। ये कौन अंकल थे, कहाँ है वो, क्या है? और कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं हल्के हल्के लोगों के हंसने की, मुस्कुराने की, जैसे शादी ब्याह में होता है। कहते हैं मैं अपना खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी का था वो करते कराते मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कहते हैं मुझे नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ऊपर नए किराएदार आए हैं, ज़रा पूछ लेता हूँ जाके कि कोई काम काज की तो ज़रूरत नहीं है, किसी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं मैं अपने कमरे से निकला हूँ और उस गेट पे गया हूँ जहाँ से फर्स्ट फ्लोर का रास्ता जाता है, जीने वाला जो छोटा सा गेट था। कहते हैं मैं देख के अजीब हुआ, मैंने कहा ये दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। कहते हैं मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं घर में आया था, मैंने दरवाज़ा सिर्फ कुंडी लॉक की थी, ताला तो लगाया नहीं था। कहते हैं मुझे अजीब सा लगा। कहते हो सकता है मैंने लगा दिया हो ताला, मुझे याद ना हो। तो वो लाउंज वाले गेट जो पोर्च की तरफ खुलता है उधर से निकले और जो पीछे के रास्ते से गए तो उन्होंने उस दरवाजे की तरफ देखा जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ बाहर वाला दरवाज़ा होता है। तो वहाँ पे भी देख के हैरान हो गई। कहते वहाँ पे भी ताला लगा हुआ। अब कहते हैं मैंने कहा हो सकता है शादी ब्याह का माहौल है, चले गए हो लॉक पॉक करके। लेकिन कह रहे मुझे परेशानी हो रही थी कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि चले गए और फलाना। कहते मैंने पीछे पलट के ऊपर बैल्कनी की तरफ देखा तो वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसे 2-4 दिन पहले था, ना कोई शोर ना कोई शराबा। कहते मुझे थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हुआ। वो कहते हैं कि क्योंकि हालात ऐसे चल रहे थे इस्लामाबाद के ज़माने में, पता नहीं मैं किससे मिला हूँ, किसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, ये लोग सही थे भी कि नहीं, दहशतगर्द ना हो। तो इसने अपने सरगोदा वाले दोस्त को कॉल की, सरगोदा वाले दोस्त को बताया। तो वो कहता है कि भाई तुम बेहतर है कि उस मालिक मकान के पास जाओ और उनसे बात करो, उनको बोलो कि ये कौन शख्स है जो आए थे, उनसे जाके पता करो। कहते ठीक है। बाइक निकाल के वो चले गए उन साहब के पास यूनिवर्सिटी में। कहते हैं मैं उनसे मिला, उनको मैंने जाके बोला कि अंकल आपने अगर किसी को बुलाया था या फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट पे दिए तो एटलीस्ट मुझे तो बता दें ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊं। अचानक से आपने एक बंदा आ गया नॉक करके दरवाज़ा और मैं भी घबरा गया। तो कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ मतलब एक अंकल आए रात को दोपहर के शाम के टाइम पे और दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट फ्लोर पे नए किराएदार आए और इस तरह उन्होंने मुझे इनवाइट किया शादी के लिए। उनकी बेटी की शादी थी, कहते हैं ऊपर आ जाएगा 11 बजे। मैं कह रहे मैं ऊपर चला गया 11 बजे और वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, शोर शराबा, मेहंदी हो रही थी, ऐसा लग रहा था ढोल ढाका हो रहा है। कहते हैं अच्छा तो आप ऊपर गए क्यों? कहते हैं आप क्या बातें कर रहे हैं, कोई मुझे इनवाइट करेगा तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। कहते हैं उन्होंने आपके साथ कुछ आपको तकलीफ़ या हार्म तो नहीं किया? कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो बल्कि मुझे वो साहब ही नहीं मिले जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो वो जो मालिक मकान तो कहते हैं शुक्र करें। अब इसको बात समझ ही ना आया अभी तक। कहते क्या मतलब शुक्र करें, कौन थे ये लोग और आपने ऐसे कैसे दे दिया? कहते हैं हमने नहीं दिया, ना ही वहाँ पे कोई रेंट पे आया था। कहते हैं फिर? कहते हैं साल में महीनों में कभी कभार ऐसा होता है, एक फैमिली आती है, शोर शराबा होता है, शादी होती है और फिर नेक्स्ट डे फजर होने से पहले पहले वहाँ से लोग चले जाते हैं। कहते ये कैसे लोग हैं? कहते हुआ ये कि जब ये नया नया घर बना और जिन्होंने ये घर बनाया था उनके बेटा जो था वो इंग्लैंड में रहता था और उनकी एक बेटी थी। उस बेटी की शादी थी और इनको बारात लेके कश्मीर जाना था।
कहते हैं यहाँ से सारे तमाम लोग बस में बैठ के बारात लेके कश्मीर गए और कश्मीर के रास्ते में ही उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ। वो पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई। वो दिन है और आज तक का दिन है। साल में एक दफ़ा ये पूरी फैमिली इसी तरह दोबारा आती है। उसी घर में दोबारा से शोर शराबा होता है। वैसे ही पूरा वक्त रिवाइंड किया जाता है और इसी तरीके से ये लोग फिर फजर के टाइम पे चले जाते हैं। ये सुनना था फुरकान का और उसके हाथ पैर फूल गए कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं जिन्नात के साथ बैठा हुआ था। कहते इसी वजह से हमने आपको ये रेंट भी दिया था सस्ते में और ये फलाना। खैर, ये बात सुनने के बाद उन्होंने उस मालिक मकान को किया खैर बाद, उस दोस्त को भी कॉल की, उसको सारा माजरा बताया और इन्होंने फिर यही डिसाइड किया कि इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए और फिर एक नई जगह की तलाश में निकला जाए। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या भी हमने आपको बताया 2006 दिसंबर इस्लामाबाद का, यह हमें भेजा था मिस्टर फुरकान ने। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आए तो फिर क्या आपके लिए ये अनयूजुअल हो जाएगा या यूजुअल होगा या बड़ी नॉर्मल सी बात होगी? आई डोंट थिंक सो। ये जिस मखलूक, जिस भी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं अपने शो में, हम उसको जिन्नात कहते हैं, कोई गोस्ट कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई डीमन कहता है, कोई ईविल कहता है, कोई XYZ, अलग अलग नाम है। लेकिन हैरत की बात यह भी है कि जितने भी मज़ाहिब अभी मौजूद हैं या पहले के थे, उन सब में, यहाँ तक के मज़ाहिब को और सिविलाइजेशंस भी जितने, उन सब में इस मखलूक के बारे में जिक्र ज़रूर है। कभी गारों में इसके बारे में पता चला ड्राइंग्स के ज़रिए, कभी होली बुक्स में पता चला, कभी लिटरेचर में पता चला, कभी कहानियों किस्सों में पता चला। लेकिन ये बात तो आई थिंक मेजॉरिटी एक्सेप्ट करेगी कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। वेल, हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूँ। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं अपने वाक़यात official.minhajaliaskari@gmail.com पे। अगर आपके साथ कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, जिन्नात का सामना हुआ है,
या फिर आप कोई ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो कि हॉन्टेड है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी हाज़िरी लगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अपना मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाएं, लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वाइटल हमारा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhaj-ali-askari। वहाँ पे एक तो लेट नाइट हॉरर शो के तमाम एपिसोड्स भी मौजूद हैं, साथ साथ YouTube एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मौजूद है और भी बहुत सारा कंटेंट है जो हम हर वीक अपलोड करते रहते हैं, तो इसलिए आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। खैर जनाब, जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद अली रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुनेद, थैंक यू सो मच। तूबा, आपका भी मैसेज आया हुआ, थैंक यू। फरीना उमेर, थैंक यू सो मच। अली रज़ा, थैंक यू। ज़मान आसिम, थैंक यू सो मच। अरीब आलम सिद्दीकी, शहरियार एंड रिजवान अमान, थैंक यू। जाहिद ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सारा अली ख़ान, सैयद अली रज़ा, मोनस शकील और हुमायूं राशिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें भेजे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें भेजी है official.minhajaliaskari@gmail.com पे। कुछ साल पहले मैं मलेशिया गई थी पढ़ाई की खातिर, तो हमें यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में अकोमोडेशन दी गई थी जो कि एक रिहायशी बिल्डिंग भी थी और जहां हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी रहते थे। लेकिन इस बिल्डिंग के ज़्यादातर अपार्टमेंट्स खाली हुआ करते थे। मैं अपनी एक रूममेट के साथ 3 रूम्स के अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। यह अपार्टमेंट सिर्फ हम दोनों के लिए काफ़ी बड़ा और ख़ाली था। शुरू के दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम स्टडीज़ अपनी तैयारी में लगे हुए थे। जब सब सेटल हो गया तो हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े वाक़यात पेश आना लगे। हमारा अपार्टमेंट 7th फ्लोर पे था। एक दिन शाम का टाइम था, मेरी रूममेट लाउंज में बैठकर पढ़ रही थी जबकि मैं किचन के स्टोर रूम में कुछ रखने गई थी। काम इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ कुछ रखना ही था, तो मैंने स्टोर रूम की लाइट नहीं ऑन की। सामने ही उस स्टोर रूम की एक विंडो थी जहाँ से बिल्डिंग से नीचे दिख सकता था। जैसे मैंने विंडो की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे विंडो से बाहर कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हालांकि हम 7th फ्लोर पे थे, लेकिन मुझे उस चीज़ की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील हुई। मैंने अपना काम बीच में छोड़ा और स्टोर रूम से एकदम बाहर निकल आई। मुझे इतना डर लगा कि मैं अपनी रूममेट को रूम के अंदर ले जाने पे इंसिस्ट कर रही थी। वो हैरान हो गई कि उसे अंदर जाने का मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी ताकि वो भी ना डरे। मैंने वो वाक़या इग्नोर किया कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे फिर ऐसा फील हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। लेकिन ख़ुद को तसल्ली देते हुए सोचा कि
जो भी चीज़ है अल्लाह के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक मेरी नमाज ख़त्म हुई वो फीलिंग भी चली गई। उस अपार्टमेंट में अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती थी। जब जब हम यूनिवर्सिटी से फ्री होके जाते थे उस अपार्टमेंट में जाने का दिल नहीं करता था। एक दिन दोपहर के टाइम मैंने सोने का इरादा किया, जबकि मेरी रूममेट को किसी काम से घर से बाहर जाना था। घर में मैं अकेली थी और थकी हुई थी। मैं बेड पे लेटी कि मुझे ऐसा हुआ जैसे मेरे पाँव पे किसी ने 4 बार टैप किया हो। अगेन लॉजिकल सोचा मैंने कि शायद ये मेरा जहन में हो, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं सो गई। इन सब फीलिंग्स और वाक़यात को मैं कोई लॉजिकल बहाना ढूंढ के इग्नोर कर देती थी। रोज़ रात को ऊपर वाले अपार्टमेंट से फर्नीचर के खींचने की, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की और वॉशरूम से कोई ज़ोर से मेटल स्ट्राइकिंग की आवाज़ें आती थी। हमें लगा कि शायद ऊपर के अपार्टमेंट वाले होंगे। ये रोज़ रात का मामूल बन गया था। एक दिन हम अपनी एक और फ्रेंड को ऐसे ही बातों बातों में बताया कि ऊपर वाले लोग रोज़ रात को बहुत शोर करते हैं। तो उसने बताया कि ऊपर कोई नहीं रहता, तो फिर कोई शोर कैसे कर सकता है। ये सुन के हम बहुत डर गए। उस रात हमने सूरह यासीन की तिलावत पूरी रात लगा के रखी और सो गए। सुबह मैं और मेरी रूममेट ऊपर के पोर्शन में गए, हमारे अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट को देखने के लिए। हमने देखा कि वहाँ एक मट्टी की पूरी लेयर पड़ी हुई थी, जैसे सालों साल यहाँ पे कोई नहीं आया हो। वो हमारे लिए एक हैरानकुन बात थी, क्योंकि रोज़ रात को उसी अपार्टमेंट से आवाज़ें आती थी। एक दिन जब हम यूनिवर्सिटी से घर पहुँचे तो लाइट बंद थी। ऐसा वहाँ कभी नहीं हुआ कि लाइट चली जाए, लेकिन वो मगरिब का टाइम था और लाइट नहीं थी। मैं और मेरी रूममेट ने फील किया कि अपार्टमेंट में एक बहुत गंदी, जैसे गोश्त के सड़ने की स्मेल चारों तरफ फैली हुई है और वो तेज़ होती जा रही थी। मेरी रूममेट ने बताया कि यहाँ से निकलना ही चाहिए। शायद ये अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि बुरे जिनों की गंदी स्मेल होती है और वो यही है। वो थोड़ा बहुत ही इन मखलूक के बारे में जानती थी। हम निकले और तकरीबन 3-4 घंटे अपनी फ्रेंड के घर में रहे। जब वापस गए तब तक लाइट भी आ चुकी थी और स्मेल भी ख़त्म हो चुकी थी। हमने अपार्टमेंट चेंज करने का सोचा, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा कुछ अरेंज नहीं हो सकता था। हमें उसी अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा था। एक दिन मैं बाहर गई जब मेरी रूममेट घर में अकेली थी और सो रही थी। तकरीबन मगरिब का टाइम था। मैं जैसे ही घर पहुंची, दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी रूममेट डरी हुई है और वो मुझे देख के बहुत खुश हुई है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी कि वो सो रही थी और किसी ने उसका नाम लेके उसे जगाया, लेकिन घर में तो कोई नहीं था और मैं उसी टाइम घर की तरफ जा रही थी। बाद में हमें पता चला कि वो पूरी बिल्डिंग में ही इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे नहीं रह पाते। हमने भी थोड़ी देर के बाद वो अपार्टमेंट छोड़ ही दिया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इन साहिबा ने अपना नाम बताने से हमें मना किया और इन्होंने उस अपार्टमेंट का भी नाम बताया है और उस यूनिवर्सिटी का भी नाम बताया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नाम लेने से मना किया। लेकिन ये मलेशिया में आई थिंक क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह की ईमेल्स आई हैं मलेशिया से रिलेटेड ही। पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं मलेशिया पढ़ाई के लिए, तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कॉमन है। इससे पहले भी 3-4 वाक़यात इसी तरह के अपार्टमेंट्स के आ चुके हैं। तो वो तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स
जो जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो मलेशिया जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, XYZ किसी भी जगह जाएं, चूँकि हमारे कल्चर में जिन्नात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये एग्जिस्ट करता है। अब साइंटिफिकली, लॉजिकली इसके बारे में क्या बात है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में ये बात पड़ी हुई है कि जिन्नात होते हैं। अब आप, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात को यकीन ही ना रखते हों, वे ये बात तो यकीन रखते होंगे कि जिन्नात हैं, लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट ये होती होगी कि भाई सामने आमने कोई नहीं आ सकते, डायमेंशंस अलग हैं, पर्दा है, ये है, वो है। तो ये सारा एक जहनी खाका है जो हम सब खींच लेते हैं। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस में एक बात है हमारे, क्योंकि बचपन से दोस्तों में, कज़न्स में, दोस्त, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेज में ये सारी बातें होती रहती हैं। जिन्नात, फलाना, ये जगह हॉन्टेड, वो जगह हॉन्टेड, कब्र, रात को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, यूँ नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी जाएं, कोई नई जगह पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, ख्याल रखें आपका सबसे बेहतरीन हथियार है आपका वुज़ू या पाक साफ रहना। जो भी, जिस चीज़ में भी आप उसको, जिस ब्रैकेट में उसको रख लें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। 80% बीमारियां, 80% चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी मखलूक, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में जो कभी कभी आपकी सोच और आपकी पावर से भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। बस दुआ करें कि उस मखलूक से दूर रहें। खैर जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676। ये दो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल करके अपने साथ हुए हुए वाक़यात, या फिर अगर आप कोई ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो आपको लगता है या आपको पता है कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके मुल्क में ऐसी कोई जगह है जो बहुत हॉन्टेड है, जहाँ के वाक़यात आपको पता है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? I would not disclose my name. चलो Just because of मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स सुनते हैं, so पता लग जाएगा। चलें, तो मैं ये हेलो जी बताइए। ये वाकया हुआ है मेरी ग्रैंडमदर के साथ। ग्रैंडमदर हम लोगों को बताती हैं उस दिन लास्ट वीक ही हम लोगों की इन सब चीज़ों पे एक डिस्कशन चल रहा था कि ऑब्वियसली हम लोगों ने कभी कुछ देखा नहीं है, तो हमें नहीं कहते इस बारे में, कहते बस एक शो सुनते हुए और बाकी सब चीज़ों का एक बिलीव है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, बट हमने कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हम लोग, और जब वो बात निकली कि जिन जिन्नातों के ऊपर, हमने कहा हम नहीं मानते कि कोई जिन अपने कब्जे में कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, जिन लोगों पे आते हैं, तो उन्होंने पे अपने एक इंसिडेंट बताया कि उनकी एक फुप्पो थी या एक खाला थी, तो उनके ऊपर बचपन के साथ जिन थे। लाइक वो रात के टाइम बताती हैं कि जो वो छोटी थी, जो अपनी छोटी एज में, तो वो एक पेड़ के नीचे से गुजरी हैं, एंड देन जब वो वापस आई हैं देन शी फेल्ट ऑफ। तो 2-3 दिन के बाद जब उनको होश आया, तो होश आने के बाद उनसे जब पूछा बेटा आपको क्या हुआ, तो बोल रहे मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन उनके साथ फिर बहुत सारी चीजें बहुत होने लगी इंसिडेंट्स के। जो चीज होने वाली होती थी वो उनको पहले पता हो जाया करती थी कि हाँ ये होने वाला है मेरे साथ या किसी और के साथ, और वो जो बोलती थी वो सच हो जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया कि तुम्हारे साथ ये होगा, ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनके साथ वो चीज हो जाया करती थी। जब वो बड़ी हुई, ये इंसिडेंट हुआ, ये उनके साथ 4-5 साल 6 साल से चल रहा था, 6 साल की उम्र से चल रहा था।
अच्छा, जब वो उस वक्त बड़ी उनकी हुई उम्र तो 6 साल थी मेरी बस? ग्रैंडमदर बताती हैं कि उनकी पप्पू थी, तो वो उन्होंने इनके फादर ने बोला चलो इनकी शादी वादी का करते हैं। देन उसके बाद ये खुद प्रोमिनेंट होके सामने आया, तो उन्होंने जब उनके ऊपर हाजिरी हुई तो उन्होंने मेरे जो ग्रैंडमदर के फादर से बोला कि अगर आपने इनकी शादी कराई तो मैं आपके पूरे घर को तबाह कर दूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। देन जब ये सब हुआ तो उन्होंने फिर बहुत वो डरे, तो उन्होंने फिर उनकी शादी कभी नहीं कराई, उनको एंड तक उनकी शादी नहीं हो पाई। अच्छा, तो अच्छा, तो वो इलाज विलाज नहीं करवाया? आपकी दादी ने आपको ये वाकया बताया? हाँ जी, लेकिन आपकी- उन्होंने कहा कि हमने इलाज कराने की कोशिश करी बट वो इलाज हो नहीं पाया उनका। अच्छा, और अभी दादी अभी आपके साथ ही हैं? दादी तो मेरे अभी साथ नहीं है, जस्ट बिकॉज शी लिव्स इन अनदर प्लेस। अच्छा। तो उन्होंने ये बताया था हम लोगों को। अच्छा, और आपने कभी उनको देखा? आपकी तो ये छोटी दादी हो गई ना? काइंड ऑफ, क्योंकि वो मेरी दादी की पप्पू थी, तो ऑब्वियसली उनकी अच्छा। मेरी जो दादी हैं तो आपकी ये कहते हैं मुलाकात उनका नहीं वो हुई? 90s में है, तो मतलब 90s में तो ऑब्वियसली कहते हैं उनकी दादी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, ये एक हमारे कॉलर थे जिन्होंने अपने फैमिली का एक वाक़या बताया, और ये वाक़या इतना कॉमन, अगर मैं बोलूँगा तो बुरा तो नहीं लगेगा, खैर बहुत कॉमन है ये वाक़या इस तरह का कि कोई जिन जो है वो किसी पे आशिक हो गया और फिर उसने उसकी शादी नहीं होने दी, और फिर फलाना ढिमकाना। एक दफ़ा मुझे याद है, शुरू के टाइम था जब मैंने लेट नाइट हॉरर शो शुरू किया था और दूसरे स्टेशन पे था, तो एक साहिबा की कॉल आई मेरे पास। अब ये मुझे तो काफ़ी वाक़या मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त जब वो बता रही थी तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, और मैं तो अजीब सा हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कैसे। कहती हैं कि मेरे भाई जो थे वो बड़े हसीन और जमील इंसान थे, और उस ज़माने में लोग छतों पे सोया करते थे, तो कहते हैं मेरे भाई जो हैं वो छत पे सोते थे आराम से। तो कहते हैं कि एक दिन हम लोग उठे तो भाई गायब। कहते हमें लगा कि शायद काम पे चले गए। कहते 2, 4, 5, 6 दिन हो गए, भाई ना आ रहे ना जा रहे, नजर नहीं आ रहे, कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा। तो कहते हमें परेशानी हो गई, तो मोहल्ले में ज़रा बात फैलाई की गई, भाई उनको देखा है, क्या हुआ। तो सामने एक घर में एक फैमिली रहती थी, वो कहते हैं कि हमने देखा है, और जो हमने देखा है वह हम अगर आपको बताएं तो आपको यकीन नहीं आएगा। कहते हैं क्या देख लिया आपने, और ऐसा क्या था। अब वो फैमिली समझ रही कि पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ देख ली होगी, शिकायत कर रहे होंगे क्या फलाना। कहते हैं आपके भाई सो रहे थे छत पे, के ऊपर से जिन्नात गुजर रहे थे। जिन्नात ने इनको देखा, और वो जिन्नात फीमेल वर्जन थे। उन्होंने देखा कि बहुत खूबसूरत सा जो नौजवान सो रहा है, तो चारपाई उठा के ले गए। और भाई तो उसके बाद से फिर वो कहती हैं कि भाई को गायब हुए हुए 10 साल हो चुके हैं। अब ये बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि ये कैसे हो सकता है। मतलब ब्रैड पिट को नहीं कभी जिन ने उठाया, टॉम क्रूज को कभी नहीं उठाया, फवाद खान को नहीं उठाया। मतलब मैं ऐसी खूबसूरती की, खूबसूरत तो कोई भी हो सकता है, ये टॉम क्रूज और ब्रैड पिट और फवाद खान और फलाना ढमकाना यही नहीं है सिर्फ। लेकिन मेरा एक वो सवाल था कि वो जिन्नात जा रहे थे और उन्होंने देखा, अरे खूबसूरत लड़का, उठा लो, उठा के ले गए। मतलब भाई ये जिन्नात ही थे ना, कोई और तो नहीं था। कराची में अक्सर ऐसा हुआ है कि लोग गायब हो गए। तो उस वक्त मुझे बड़ी हंसी आई थी, लेकिन अब मैंने इतने सालों में ऐसे ऐसे वाक़यात सुने, और चले ये तो मैं कह दूं कि शायद बना बनाया वाक़या था, किसी ने ऐसी एक चुटकुला छोड़ दिया। लेकिन जो वाक़यात मैंने सुने हैं अपने
बड़े बुजुर्गों से, जो क्यों झूठ बोलेंगे फजूल का। वो सुन के मुझे और हैरत हुई कि अगर कुछ लोग इस बातों पे यकीन नहीं करते तो उनकी भी लॉजिकल साइड बिल्कुल दुरुस्त है उनके हिसाब से। अब सोचिए कि आज के दिन भी ब्लैक मैजिक होता है, ये तो सबको पता है, ये सब इस बात पे यकीन रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या इस बात पे यकीन रखेंगे कि एक मटका उड़ता हुआ जाएगा और जिसके ऊपर काला जादू होना है या जिसको नुकसान पहुंचाना है वो उसके सर पे जाके फूट जाएगा? और ये बाकायदा कई लोगों ने देखा है, ये एक ने नहीं कई लोगों ने देखा है, जिसमें मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की भी बात कर रहा हूं। अब ये भी सुन के हंसी आती है, लेकिन आज भी होता है। तो शायद वो जो बात उन साहिबा ने अपने भाई के बारे में की हो, 0.1% चांस है, 0.1%। मैं तो कह रहा हूं 99.9% वो फेक बात है, लेकिन फिर भी 0.1% चांस है कि वो बात सही हो। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर मैं जुल्करनैन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जुल्करनैन मुल्तान से, कैसे हम जुल्करनैन? अल्लाह के करम सर, आपकी दुआएं हैं। मुल्तान तो कहा जाता है कि मज़ारों का शहर है जी बिल्कुल सर, है ना? तो बताइए वहाँ पे आपके साथ, वहाँ पे मुल्तान में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जिसके बारे में आप जानते हो कि शॉर्ट कंफर्म के यार यहाँ पे तो जिन्नात हैं? सर ऐसी जगहों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरे रिलेटिव हैं फिर सर, उनके साथ एक वाकया पेश आया है। अच्छा बताइए। सर वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, तो उनकी मतलब जो हॉस्पिटल में जो थे डॉक्टर, उनकी वाइफ थी, उनके साथ उनकी काफी दोस्ती थी। सही। तो बताती हैं कि लेकिन वो छत पे गई तो उनके छत पे मतलब कोई गमले वगैरह रखे हुए थे। तो साहिबा कहती हैं तो तुम छत पे आई हो तो ऐसा करो, छत पे थोड़ा गंद पड़ा है, मतलब तुम थोड़ी सी सफाई कर दो। सही। तो वो कहती है मैं सफाई करने लगी हूँ तो मैंने देखा है कि जैसे होते हैं ना दीवार के बीच में लोग अक्सर टैंकियां रखी होती हैं। सही। तो एक टैंकी रखी हुई थी, तो कहती है मैं देख रही हूँ कि टैंकी के नीचे से दीवार है, तो एक साइड पे बच्चे निकल के वो अजीब से गंदे मैले बच्चे वो देख रहे हैं। और मुझे देख के कंटिन्यूअसली बार बार हंसे जा रहे हैं, थोड़ी देर हंसते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर हंसते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सही। तो कहती है तकरीबन कंटिन्यूअसली 10 से 15 मिनट तक ये चलता रहा सिलसिला। तो फिर वो मुझे बताती हैं कि ऐसा हुआ है कि मेरे साथ से शायद एक और हॉस्पिटल था साथ में, मैंने कहा शायद इसी हॉस्पिटल में जो है ना इसी गेट से मतलब बच्चे आ रहे हैं, तो शायद इसलिए हंस रहे हैं। मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। सही। और उसी वाकये में वो स्लिप भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनको चोट भी लगी है। अच्छा, तो पता चला कि वो कौन, क्या छत पे क्या कोई जिन्नात का असर था या साया था, क्या था? सर मैं आगे ये मैं करना चाह रहा हूँ कि जब वो सोच रही थी ना कि ये शायद हो सकता है उसके हॉस्पिटल से बच्चे निकल के आ रहे हो, वो इसलिए हंस रहे हो। तो सर जब वो नीचे उतरी हैं तो बाद में जब उन्होंने देखा है, जब वो घर जाने लगी तो उन्होंने देखा है तो वो हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, हॉस्पिटल बंद था? जी। तो फिर वो बच्चे कहाँ से आए? सर यही बात मैं खुद ही सोच रहा हूँ, मैं आपको ये वाकया शेयर कर रहा हूँ। मैं कसम से, खुदा की कसम सर, बहुत ज्यादा काम था, मुझे बहुत डर लगता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने ऑडियो नोट की तरफ।
आज के 2 मेरे पास ऑडियो नोट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो नोट्स हैं। पहला है जरार हैं, जिन्होंने अपने साथ हुआ एक वाक़या हमें सुनाया है। आइए सुनते हैं कि क्या है वो वाक़या जो वो हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जर्रार अबू ज़र, मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ, पंजाब से। तो ऐसा है कि हम डेयरी फार्मर्स हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, ये दिसंबर 2018 की बात है। हमारे कुछ जानवर बीमार थे, तो मेरे अब्बा जी ने कहा एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस कि उनके पास 24 घंटे मौजूद होना चाहिए कोई ना कोई बंदा 3 दिन के लिए। तो मेरे अब्बा जी ने मुझे और मेरे भाई को कहा कि तुम वहाँ सो जाओ। तो हम वहाँ चले गए रात को सोने के लिए। तो वो नॉर्मल जानवरों के पास सो गया जो कि सही थे, और मैं सो गया वो उनके पास जो बीमार थे। वो एक बरामदा था। हमारे पास ना कुत्ते हैं 3। तो वो डॉबरमैन है, और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव और करेजियस डॉग्स होते हैं, और वो ट्रेंड हैं। लेकिन एकदम से रात के 3 बज रहे थे, तो उन्होंने इतनी शिद्दत से भौंकना शुरू किया, और एक तरफ ही देखे जा रहे हैं, और मुसलसल भौंक रहे हैं जैसे कोई डरा हुआ कुत्ता भौंकता है ना, बिल्कुल वैसे। और मैं देखने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उस तरफ देखने लगा, तो वो जो कॉर्नर है वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। वो ना उस कॉर्नर पे हमने कुछ किया नहीं, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है वहाँ पे। तो मैं उस तरफ जाने लगा, और मैंने टॉर्च पकड़ ली, मैंने गन भी पकड़ ली कि शायद, क्योंकि हमारा फार्म ना एक ऐसी गांव के भी आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पे ना इर्द गिर्द कोई और चीज़ नहीं है, काफ़ी दूर तक कुछ नहीं है, और 3-4 ही बिल्डिंग्स हैं इर्द गिर्द ना, वो भी छोटी छोटी। तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो अभी मैं उस जो वाइल्ड वेजिटेशन है उस कॉर्नर में, मैं उससे थोड़ा सा पीछे था। तो मेरे कुत्ते मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे और भौंकने लगे जैसे मुझे रोक रहे हों कि उस तरफ मत जाओ। इस तरह का हो गया सीन। तो मैंने ना एमिंग पोजीशन में आ गया, जैसे मैं अगर कोई मसला हो तो मैं गोली चला सकूं। तो अचानक से किसी ने मेरे कान में आके कहा कि देखोगे तो गोली मारोगे ना। एंड आई एम फ्रीज्ड, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, कोई जहन काम ही नहीं कर रहा कि आवाज़ कहाँ से आई है। मेरा भाई उठ गया था उतनी देर में। तो मैंने इंतहाई ज़ोर से उसको चिल्ला के कहा कि जितनी लाइट्स हैं सारी जला दो। उसने सारी जला दी, पूरा फार्म छान लिया, कुछ नहीं मिला, कोई नहीं था वहाँ पे। और जो ही उस शख्स ने, वो जो भी था, जो भी एंटिटी थी, उसने मेरे कान में कहा ना कि देखोगे तो मारोगे। उसके 2 मिनट बाद हर चीज़ पे खामोशी तारी होगी, कुत्ते भी नॉर्मल एक्ट करना शुरू हो गए, जो जानवर बेचैन हो रहे थे वो भी सही हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, बट दैट वॉज इनफ टू फ्रीक आउट एनीबडी, एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट। आई स्टिल गेट फ्रीक्ड आउट व्हेन आई थिंक अबाउट इट। बहुत अजीब सा था वो, मुझे आज भी समझ नहीं आती कि वो मेरे साथ हुआ क्या था। एंड दिस इज द इंसिडेंट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाय द वे, योर शो इज सो ग्रेट, and may you prosper and get more and more progress. Thank you so much. Khuda Hafiz. खैर, ये लाला मूसा से जरार थे जिन्होंने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया जरार, थैंक यू सो मच। सोचिए 1 सेकेंड के लिए, फ़र्ज़ करें अभी आप अपने कमरे में या अपने दफ्तर में नहीं बल्कि एक खेत में मौजूद हैं। उस खेत के हद्दे नज़र आपको फसलें ही नज़र आ रही हैं। रात का टाइम है, हल्की हल्की धुंध है, खामोशी चारों तरफ। और जब इतनी बड़ी ज़मीन होती है
तो ऑब्वियसली हर जगह तो लाइट नहीं होती, छोटे छोटे पैचेस में लाइट नजर आप पहरेदारी कर रहे हैं अपने जानवरों की, अपनी फसल की, कि अचानक से आपको लगे कि शायद कोई आपके ही इस खेतों में घुस आया है। आप आगे बढ़ें, और अंधेरे में दूर दूर तक आपको नजर आ रहा है कि कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पीछे से आपके कान में कोई आके बोले कि देखोगे तो मारोगे। आई थिंक बहुत सारे लोगों का तो हार्ट फेल हो जाए। बहुत दिनों के बाद जब ये मैंने ऑडियो नोट सुनी थी, ये मेरे पास 3 हफ्ते से मौजूद है। हालांकि बहुत शॉर्ट, बहुत प्रिसाइज वाक्य है, लेकिन जब मैंने ये वाक्य सुना, मेरे रोंगटे पता नहीं क्यों खड़े हो जाते हैं। शायद इस वजह से भी कि मेरी और जरार की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं। मैं जब शो करता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ और पूरे स्टूडियो में लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे प्रोग्राम, वो भी इन्हीं सर्कमस्टांसेस में शो सुनते होंगे अंधेरा करके। तो वो भी इमेजिन कर सकते हैं कि अचानक से खामोशी में आपको आवाज आए उस मखलूक की जिसको आप देख नहीं सकते। वेल, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। आई लाइक योर चैनल, कीप अप द गुड वर्क। मैं और मेरी वाइफ रात को रोज़ आपकी कहानियाँ, आपके वाक़यात सुनकर सोते हैं और बहुत इन्जॉय भी करते हैं। आई ऑल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल यू जो मैंने खुद लाइफ में एक्सपीरियंस की है। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम जुनेद अहमद है और मैं 13 साल से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहता हूँ। ये बात है ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया बाय रोड ट्रैवल किया हुआ है। जब मुझे मौका मिलता वीकेंड्स पे तो मैं ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक यानी कंट्री साइड मेन सिटी से दूर निकल जाया करता था। कभी 300 किलोमीटर दूर, कभी 500 किलोमीटर दूर, कभी 1000 किलोमीटर दूर। ये बहुत नॉर्मल मामूल था मेरे लिए। इसी तरह एक मर्तबा एक वीकेंड पे मैंने अपने एक दोस्त को लिया और रात के 1-1:30 बजे 300 किलोमीटर दूर एक नेशनल पार्क पे ले गया ड्राइव करके। तीन घंटे का सफ़र था ऑलमोस्ट। तो हमने प्लान ये बनाया कि सुबह सूरज निकलते हुए बीच पे जाकर एक सिगरेट पिएंगे और फिर वापस ड्राइव करके घर पहुंच जाएंगे। तो मैं ड्राइव कर रहा था। हमने जब तकरीबन आधा डिस्टेंस तय कर लिया तो जीपीएस ने एक शॉर्ट डिस्टेंस सजेस्ट किया जिससे हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। तो मैं ड्राइव कर रहा था तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो रास्ता बीच में ऑफ रोडिंग का था और हमारे पास इत्तेफाक से 4x4 भी थी, तो कोई मसला नहीं हुआ। क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पी ली हुई थी तो थोड़ी देर में मुझे बाथरूम आ गया। ऑफ रोड ट्रैक के बीच में गाड़ी रोकी और बाथरूम कर लिया। और जब गाड़ी में बैठने लगा तो मेरे दोस्त ने कहा कि आओ अब मैं गाड़ी चला लेता हूँ। तो मैंने उसको गाड़ी की चाबियाँ दे दी कि हाँ भाई चलो, तुम अच्छा है, तुम चला लो। इसी तरह हम थोड़ी देर में ही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब सिविलाइजेशन से 300 किलोमीटर दूर एक नेशनल पार्क में जब पहुंचे तो बहुत अजीब चीज़ ये देखी कि वहाँ ऑलरेडी एक स्कूल बस खड़ी हुई थी जो तकरीबन 1980s के मॉडल की थी। अजीब इसलिए क्योंकि इट वाज मिडल ऑफ नोवेयर
अब उसको देखकर हमने मजाक उड़ाया कि यहाँ कौन से स्कूल के बच्चे पहुँचे हुए हैं, जबकि वहाँ दूर दूर किसी दूसरे इंसान का कोई नाम और निशान नहीं था। खैर, हमने क्लिफ के टॉप व्यू से सनराइज एंजॉय किया, सुट्टे मारे और वॉक करके वापस गाड़ी के पास आ गए। जब वहाँ आए तो बहुत अजीब चीज़ देखी और परेशान भी हुए। हुआ कुछ ऐसा कि मेरी 4x4 के रेयर विंड स्क्रीन पे किसी इंसान के उल्टे हाथों से निशान लगे हुए थे और हाथों का साइज भी नॉर्मल इंसानों वाला नहीं था और साफ दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने गाड़ी की छत पे बैठ के लगाए हों। खैर, मैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरता था, इसलिए मैंने उल्टा फोटोज ली और अपनी मस्ती में वहाँ से वापस निकल आए। गाड़ी दोस्त चला रहा था तो दोस्त ने कहा कि सामने सूरज उसकी आंखों में पड़ रहा है और उसे नज़र के ग्लासेस लगे हुए थे जो कि वो पहना हुआ नहीं था, तो क्यों ना वापस मैं गाड़ी चला लूँ। इतने में गाड़ी से नीचे उतरा और क्या देखता हूँ कि मेरे दरवाज़ा खोलते के साथ ही मैं नीचे गिर गया, क्योंकि मेरे राइट पैर पे बिल्कुल भी वेट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही जान नहीं है और अचानक से बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। हम दोनों परेशान हुए कि ऐसे बैठे बैठे एकदम से ऐसा कैसे हो गया। दोस्त ने बड़ी मुश्किलों से गाड़ी चलाई और हम ड्राइव करके वापस शहर आए और सीधा हॉस्पिटल चले गए। वहाँ मेरा टेस्ट वगैरह हुए और पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आई और थोड़ी देर में उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया चंद पेन किलर्स देके। 2-4 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, फिर से चलने लगा। इसी तरह कुछ दिन बाद मेरे घर के बिल्कुल सामने एक जॉगिंग ट्रैक हुआ करता था। मैंने सोचा वहाँ जॉगिंग स्टार्ट की जाए, तो मुझे जब भी वक्त मिलता मैं ऑफिस के बाद ट्रैक पे जॉगिंग करने चला जाता। एक मर्तबा रात हो गई और मैंने लेट कर दिया जॉगिंग पे जाना, लेकिन सोचा वॉक कर लेता हूँ। तो रात के 1 बजे ट्रैक पे हेडफोन लगा के वॉक कर रहा था। 2-4 राउंड्स के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पीछे कोई वॉक कर रहा है। मैंने अपनी मस्ती में म्यूज़िक जो सुन रहा था, मुझे सिर्फ फील हुआ, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी वॉक कंटिन्यू रखी और फिर जब मैं ट्रैक के पर्टिकुलर स्पॉट से गुजरता जो मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे था, वहाँ मुझे फील होता जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है और हर मर्तबा मैं रुक कर अच्छे से देखता कि कौन है। मुझे ये नहीं परेशानी थी कि कोई जिन भूत होगा, मुझे ये परेशानी थी कि कोई चोर डाकू ना हो। एनीवेज मैंने जब 8वां चक्कर पूरा किया तब तो बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हुआ और मैं दूर दौड़कर ट्रैक से नीचे उतर गया और जल्दी से घर में एंटर हुआ और जूते उतारे, दरवाजे के साथ रखे, किचन में गया, पानी पिया, घर की लाइट्स भी ऑफ नहीं की क्योंकि अजीब सी फीलिंग हो रही थी, और ऊपर अपने रूम में आके सो गया। थोड़ी देर कज़न से एसएमएस, बल्कि सो नहीं गया, बैठ गया। थोड़ी देर कज़न से MSN पे बातें की, चैट की, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, और 1 घंटे बाद मुझे फिर से प्यास लगी। किचन नीचे वाले फ्लोर पे था, तो फिर से पानी पीने जब रूम से उतरा कि स्टेयर्स के नीचे जा रहा था तो क्या देखता हूँ कि मेरे घर का मेन फ्रंट डोर जो घर के अंदर खुलता है वो पूरा खुला हुआ है और घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। मुझे लगा कि मैं भी कोई चोर वगैरह आ गया हो। मैंने फ़ौरन लॉक किया दरवाज़ा, लाइट्स ऑन की और पूरा घर की सर्च किया, लेकिन कुछ ना दिखा और ना ही कोई चीज़ चोरी हुई थी। सबके रूम्स चेक किए तो सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। घर वाले परेशान ना हो तो मैंने ये बात उनको नहीं बताई। उन दिनों मैं कभी कभी वीकेंड्स पे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग की भी जॉब किया करता था, जाहिर है थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। तो मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट मिली हुई थी जो 25 किलोमीटर लंबी साइट, जो शहर से थोड़ा दूर थी, जिस पे मुझे रात रहना होता था, अपनी गाड़ी में पेट्रोल करना होता था। उसी दौरान जब ये बाकी एक्सपीरियंस हो रहे थे तो उस टाइम साइट पे एक रात में पेट्रोलिंग कर रहा था
ऑफ रोड ट्रैक जो साइट पर ही था, पर ड्राइव करते हुए एक दोस्त से मोबाइल पे बात कर रहा था कि अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दोस्त को कॉल रखने को कहा और देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई। इतने में मैंने किसी औरत की ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनी। मेरे पास बड़ी टॉर्च लाइट थी। मैंने गाड़ी के अंदर से ही बैठे बैठे लाइट मारी तो कुछ नज़र ना आया। मुझे लगा वहम होगा। मैंने टॉर्च ऑफ की तो मुझे मेरे राइट साइड की झाड़ियों से फिर आवाज़ आई। मैंने लाइट उधर मारी तो वहाँ फिर कोई नहीं था। अब जब मैं लाइट ऑफ करता तो औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती, जैसे कोई मुझ पे तंजिया हंस रहा हो, और जब लाइट ऑन करता तो वो आवाज़ बंद हो जाती। पहले मुझे मेरा वहम लगा, लेकिन वहम 1-2 बार होता है, 10-15 बार लाइट ऑन ऑफ करने से नहीं। और हर मर्तबा आवाज़ मेरे करीब होती जा रही थी। मैं समझ गया ये कोई और माजरा है, तो मैंने अपनी गाड़ी बाकायदा और दूर जाकर एक और जगह पे पार्क कर दी। अब जिस जगह मैं खड़ा था वो साइट की सबसे ऊंची जगह थी। वहाँ से सारी साइट 360 डिग्री पे क्लियर दिखाई दे रही थी, क्योंकि चांद की लाइट हर जगह पड़ रही थी। मुझे अपनी शिफ्ट सुबह 5 बजे ख़त्म करनी थी और अभी 2 घंटे बाकी थे। इतने में मुझे 2 चीज़ें भागती हुई नज़र आईं। क्लियर नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि जैसे 2 कुत्ते हैं। अब वो साइट फुली फेंस्ड थी और वहाँ ऐसी चीज़ों का होना मुमकिन नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आवारा कुत्ते नहीं होते। लेकिन जब वो मेरी गाड़ी के सामने से गुजरे तो मैंने फ़ौरन लाइट्स ऑन की और टॉर्च लाइट भी मारी, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। दूर दूर तक किसी चीज़ का कोई नामो निशान न था। अब वो चीज़ क्या थी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम वालदा को ये बातें बताईं तो वो काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले उस वाक़े के बाद मेरे छोटे भाई ने भी एक्सपीरियंस किया घर में कुछ। वो नीचे वाले फ्लोर पे अपने कंप्यूटर पे हेडफोन लगाकर अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। जब उसने भी अम्मी को बताया खेल रहा था कि अचानक से किसी ने हाथ मार के उसके हेड से हेडफोन गिरा दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब उसने भी अम्मी को बताया, उन्होंने पाकिस्तान में मेरी खाला को बताया और उन्होंने एक मुफ्ती साहब से राब्ता किया और उन्होंने बताया कि ये कोई फीमेल जिन है जिसका दिल मेरे ऊपर आ गया है और मैंने ज़रूर कोई ऐसा काम किया है जो उसको पसंद नहीं आया और इसी वजह से उसने अपने आप जाहिर करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको पाकिस्तान 7 दिन तक डेली कॉल करूं ताकि वो कोई दम करें। मैंने उनसे राब्ता किया और फिर इस तरह जाकर जो भी चीज़ थी उससे जान बचाई। लेकिन उन 7 दिन तक मेरी गाड़ी या मैं जिस भी गाड़ी में सफ़र करता उनकी विंड स्क्रीन पे हाथों के निशान दिखाई देते रहे। लेकिन जैसे ही 7 दिन पूरे हुए उसके बाद वो चीज़ कभी महसूस नहीं हुई। और एक और बात, जब भी मैं घर में अकेला होता तो मुझे उस औरत के हंसने की आवाज़ ज़रूर आती। चलो जनाब, ये जुनेद साहब थे जिन्होंने अपनी ईमेल हमें मेलबर्न से भेजी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत सारे लोग कनाडा, अमेरिका, यूएस तो हो गया, बहरीन, यूएई इस साइड से सुनते हैं। आप तमाम इंटरनेशनल ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो इंटरनेशनल ऑडियंस जो हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं और वो कॉल नहीं कर पाते टाइम डिफरेंस की वजह से, उनके लिए बहुत आसान है कि आप लोग अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमें वो ऑडियो नोट ईमेल कर सकते हैं। बस दो चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करे, फ़ैन, एसी, कोई भी मशीन साथ में हो वो बंद कर दें, क्योंकि उसकी एक आवाज़ होती है जो कि डिस्टर्बिंग होती है, वो आपकी आवाज़ को डिस्टर्ब करेगी। सेकेंडली,
अपने घर का, अपने ऑफिस का, किसी भी जगह का सबसे खामोश तरीन जगह ढूंढिए जहाँ पे ना ट्रैफिक की आवाज़ आती हो, ना बच्चों की आवाज़ आती हो, ना किसी की आवाज़ आती हो। वहाँ जाके वो आवाज़ रिकॉर्ड करें तो वो हमारे लिए भी बेहतर होगा, सुनने वालों के लिए भी बेहतर होगा। खैर, हमारे शो में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है ख़त्म होने में, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675 पे या फिर 021-3432-6676 पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं राव फरहाद बात कर रहा हूँ। राव साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किधर से कॉल कर रहे हैं राव आप? कराची साहब। कराची से। जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं भाई तकरीबन अगर आप जगह का नाम बता ऑर्डर दे तो मैं नाम ले सकता हूँ। कोई बिल्डिंग का नाम तो नहीं है? नहीं, बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम है? जी। नहीं, कंपनी का नाम छोड़ दें। नहीं, एरिया मतलब वो बहुत बड़ा एरिया है हमारी तरफ ना, शायद आपने सुना होगा, जोन। अच्छा बता दें, चले नाम बता दें, चले। कंपनी का नाम बता दूं? बता दें। आपने शायद सुना होगा, लैंड इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। जी बिल्कुल। जी, उसमें कंपनी है केजीवल गारमेंट कंपनी, अभी तो खैर बंद हो गई, तकरीबन 8 साल पुराना वाक़या है। सही, बताइए। दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम ना, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, मतलब जैसे लंच टाइम खत्म हो गया था, सब चले गए थे वॉशरूम से मुंह हाथ धो के, ये वो फारग हो गए ना, लेडीज जेंट्स सब। आखिर में 3 लड़कियां रह गई थी, क्योंकि वो मुंह हाथ धो रही थी, मेकअप वगैरह कर रही थी। एक लड़की अपने मंगेतर से बात कर रही थी। तो हेलो जी बोलिए। अब एक लड़की अपने मंगेतर से बात कर रही थी, तो वहाँ वॉशरूम है मिनाज में, ऐसे है कि लाइन से वॉशरूम बने, वो एक वॉशरूम ना कोने वाला हमेशा बंद रहता है, पक्का बंद है। वहाँ से उन्होंने देखा है कि एक लड़की निकली अंदर से, चुड़ैल टाइप की कोई ऐसी ना, तकरीबन खौफनाक। दो लड़कियां तो तकरीबन मौके में मर गई, तो ले गए थे उठा के, तीनों बेहोश हो गई थी, 2 मौके पे मर गई थी। एक मर गई। हेलो, एक जी बताइए। एक लड़की 1 घंटे के बाद मरी है, हॉस्पिटल ले गए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा ना, जो लड़की बाद में बच रही थी, उन्होंने उसे मालूम किया, हॉस्पिटल वालों ने, पुलिस आ गई थी, ये वो मीडिया, शायद आपको मालूम आया था, मीडिया भी बहुत आया था, जियो के चैनल, ARY के, ये सब आए थे। तो उनसे अगर मालूम किया, लड़की से ना मालूम किया, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें ऐसी एक लड़की नजर आई थी वॉशरूम से निकलते हुए ना, वो वॉशरूम ऐसे है कि हमेशा बंद रहता, तो वो तीनों मर गई थी, 3 लड़कियां, 2 पहले, एक घंटे के बाद। बोला हमने ऐसी खौफनाक चीज देखी थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाई। अच्छा, तो ये बताएं राव साहब, आप उधर काम करते थे क्या? आपका क्या ताल्लुक था उधर से? जी, मेरा ताल्लुक ये था कि मैं उसी कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंपनी है, गारमेंट इरम फैशन के नाम से, वहाँ मैं करता था काम, इसलिए पता, हम देख के आए थे। और ये आपकी ही फैक्ट्री का वाकया है? नहीं, हमारी फैक्ट्री नहीं, जैसे मतलब साथ में कंपनी थी, उसका नाम है। अच्छा, साथ हुआ। तो क्या पता चला? और आप जब गए होंगे तो आपने और भी चीजें पता चली होंगी ना, और भी वाकयात पता चले होंगे उधर के? वाकया तो यही था कि वो हॉन्टेड है, वो कंपनी शुरू से ही हॉन्टेड है, मतलब इस किस्म के लड़कियां ऐसे वाकयात होते रहते हैं। किसी को थप्पड़ लग गया रात को, एक लिफ्टर में एक लड़का काम करता है, अभी तो खैर नहीं है, बेचारा बीमार है, तो उस कंपनी में उसको लिफ्टर में रात को थप्पड़ लगा, तो 3 महीने तक वो बेड रेस्ट पे था। लेकिन ये तो आपने बड़ी हैरान कन वाली बात बताई कि वो कितनी 3 औरतों का इंतकाल हो गया। जी, 3 लड़कियों का इंतकाल हुआ। तो मैंने आज किसी से भी पूछ लिया, अगर कोई इलाके का सुन रहा है, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेशक आप आ जाए, मैं आपको वो कंपनी दिखा दूँ। अभी तो खैर 2.5-3 महीने हो गए, बंद हो गई वो कंपनी। नहीं, मैं आपको झुटला नहीं रहा, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि ये मतलब ऐसी क्या चीज़ देख ली होगी उन्होंने कि इंतकाल हो गया। मतलब खौफनाक, जो आखिर में लड़की मरी ना, उसने, हम हॉस्पिटल में गए थे, मैं तो नहीं गया था सर, दोस्त वगैरह गए थे, उन्होंने बोला हमने ऐसी खौफनाक चीज देखी, एक लड़की निकली थी चुड़ैल टाइप की ना, तो वॉशरूम से, तो 2 लड़कियां तो मौके पे मर गई उनको देख के। एक लड़की अपने मंगेतर से बात कर रही थी, तो 2 मेकअप कर रही थी वो लड़कियां। बस उन्होंने ऐसी चीज कोई देखी कि 2 लड़कियां मौके पे मर गई, 1 घंटे के बाद मरी है, रास्ते में हॉस्पिटल के ले जाते हुए। निहाल हॉस्पिटल है मलिर के, यहाँ लेके गए थे उनको।
चले अल्लाह में उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। और बताएं कि और इस इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया की और भी कोई चीज़ें मशहूर हैं? जी सर हैं, लेकिन मैं कंपनी में काम करता था पहले ना, मिल एरिया में। ये तो मैंने खुद देखा था कि तकरीबन दोपहर का टाइम था, 2:15 बजे का। सही। मैं अक्सर 15 मिनट के बाद जाता हूँ ना, खाना वाना हो गया था, लंच टाइम से फारग हो गए, सब चले गए थे। इतना खास नहीं था, छत पे खाने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन मैं छत पे खाना खाने अक्सर चला जाता था, हवा लगती थी इसलिए। जी तो वहाँ में खाना खा के फारग हुआ 2:15 बजे, बस तकरीबन लंच टाइम खत्म उसने वाला था कि सामने से मुझे एक बुजुर्ग टाइप के एक आदमी ऐसे आते हुए नजर, सफेद रंग में ना, दोपहर का टाइम है, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, बस फिर वो अचानक गायब हो गए थे। यही देखा था मैंने। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले जनाब, ये राव साहब थे जिन्होंने बड़ा एक हैरानकुन वाक़या बताया। बिल्कुल भी इन पे डाउट नहीं करा, लेकिन कोई भी और शख्स जो उस कंपनी में काम करता हो, उनकी फैमिली का हो या इस मामले से रिलेटेड जानता हो, तो या तो हमें कॉल कर ले या ईमेल अपनी कर दे official.minhajaliaskari@gmail.com पे। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो नोट की तरफ और देखते हैं कि उबैद रहमान हैं जिन्होंने अपनी ऑडियो हमें भेजी है कि वो कौन सा वाक़या हमसे शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं आपके साथ अपना एक फैमिली का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि लास्ट वीक हमारे साथ पेश आया था। लास्ट थर्सडे को यानी कि 13 अगस्त की नाइट हमारा फैमिली पिकनिक का प्रोग्राम था, जो कि फार्म हाउस में हमें जाना था पिकनिक के लिए। हमारी जो फार्म हाउस की टाइमिंग्स थी वो थी 7 PM to 7 AM, यानी शाम 7 से सुबह 7 तक की हमारी 12 घंटे का हमारा फार्म हाउस बुक था। तो नाइट स्टे का प्रोग्राम था। तो हम लोग, हमारी बड़े मामू की फैमिली और बड़ी खाला जान, छोटी खाला और भी कुछ रिलेटिव्स वगैरह, हमारी फैमिली सब थे, मतलब फैमिली पिकनिक। तो हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ से रवाना हुए। हमारी बस जो थी शाम को 6 बजे हम लोग निकले, और कुछ गाड़ी में कुछ जाते में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से हम आधा पौन घंटे का तो वैसे सफ़र है गडाप टाउन का। गडाप टाउन पे जो फार्म हाउस वगैरह बने हुए यहीं पर ही था हमारा फार्म हाउस। तो आधे घंटे का तो सफ़र था, आधे पौन घंटे का, लेकिन हमारे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए थे रास्ते में, इस वजह से हम थोड़ा लेट पहुँचे। जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुँचे। तो अब हम 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचे तो हुआ यूँ कि सबसे पहले हम पहुँचे वहाँ पे, तो हमें तो फार्म हाउस का गेट वगैरह नहीं मिल रहा था। खैर काफ़ी लोगों से हम पूछते बुझाते कि भाई ये नाम है इसका, गेट क्या है इसका, मतलब कि गेट नंबर कौन सा होगा, नाम कहाँ है, गेट कहाँ है इसका, तो पूछते बुझाते हम लोग खैर पहुँचे। तो हमें वो गेट वगैरह मिला। जब हम गेट पे गए तो गेट वहाँ बंद पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था, गुप्त सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह। और वहाँ पे एक फार्म हाउस बना हुआ, वो बिल्कुल सन्नाटे सुनसान जगह पे, बड़ा देख के हमें खौफ आता है यार, ये कैसा फार्म हाउस है इस जगह पे बना हुआ, बिल्कुल जंगल के बीच में। खैर हम लोग ने वहाँ उस मैनेजर को जिससे हमने बुक किया था उसको हमने कॉल वगैरह की। दैन वो आया, उसने फिर गेट वगैरह खोला। उसने बोला हाँ ये आपकी बुकिंग है, आज आप आए हैं अंदर। हमने फैमिली को लेके हम अंदर वगैरह गए, बस थी हमारी पूरी, हम लोग सब अंदर गए। खैर हम लोग अंदर गए तो अंदर जाके जब हमने फार्म हाउस वगैरह देखा तो पता ही चला कि भाई फार्म हाउस तो वो है ही नहीं जो हमने बुक किया था। अब इतने में हुआ यूँ कि हमारी जो लेडीज़ वगैरह थी वो बस से उतर गई और फार्म हाउस के अंदर चले गई। वो समझी कि शायद यही फार्म हाउस है जो हम लोगों ने बुक करा है। तो अब वो लोग अंदर चले गए, उन्होंने सामान वगैरह भी रख दिया। फार्म हाउस था तो बड़ा अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा भी था, लेकिन ऐसा था कि वीरानियत थी उसमें, एक सन्नाटा सा था, एक खौफ था अजीब सा। खैर हम लोग वहाँ पहुँचे तो अब हमने ये देखा कि भाई ये तो फार्म हाउस वो है ही नहीं जो हमने बुक कराया था। तो हमने मैनेजर को बुलाया, उससे बात करी, उसने बोला कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। हमने बोला देखें ये फार्म हाउस तो वो है ही नहीं जो हमने बुक कराया था। तो हमने उसको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई, देखें हमने तो ये वाला जो फार्म हाउस था ये हमने बुक कराया था। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ, मतलब कि मैं वो वाला फार्म हाउस आपको दे ही नहीं सकता, ये वाला फार्म हाउस दे सकता हूँ, मैं तो सबको ये दे रहा हूँ। ये मतलब इस तरह हुआ कि हम लोग एक गलत फार्म हाउस में हम पहुँच चुके थे हम लोग।
पूरी फैमिली, और वो भी बहुत सन्नाटे के अंदर। खैर जब ये न्यूज़ हमारी लेडीज़ तक पहुंची कि भाई हम गलत जगह पे आ चुके हैं, तो लेडीज़ वगैरह ने बोला अच्छा चलो फिर निकलना है अगर यहाँ से। तो फिर ऐसा है कि 2-3 लेडीज़ थी, उन्होंने बोला कि हमें जैसे उनको वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने बोला कि हम वॉशरूम यहाँ के यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी 3-4 लेडीज़ थी, उन्होंने वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर लिया। अच्छा जब वॉशरूम यूज़ करें तो हम लोग, मैं, मेरा 1-2 कज़न, हम लोग वहाँ पे वॉशरूम वाले जो रूम था वहाँ पे हम लोग जाके खड़े हो गए ताकि लेडीज़ वगैरह आए उनको कोई परेशानी ना हो, हम लोग वहीं खड़े रहे। तो हम लोग चलो भाई गाड़ी में सब दोबारा बैठे हैं, दोबारा हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि फार्म हाउस का एक प्रॉब्लम आ चुका है, समझो एक प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ। तो हमने बोला यार ये क्या हुआ। खैर हमारी पिकनिक का भी जो था एंजॉयमेंट वगैरह सब ख़राब हो गया। तो मैं और मेरा कज़न वगैरह हम लोग उस रूम के बाहर खड़े हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे अपनी लेडीज़ वगैरह की कि वो वॉशरूम वगैरह से फारिग हो जाएं तो फिर हम लोग चलें उन लोगों को भी लेके। तो उन लेडीज़ में मेरी वालदा भी थी, उन्होंने बोला कि मैं मतलब कि वो भी वॉशरूम यूज़ करने गई थी वो भी। तो अच्छा मेरी वालदा वॉशरूम यूज़ करके निकली तो बाहर वो भी खड़ी हो गई, उन्होंने बोला कि बाकी ये सब जो हैं हमारी मुआनी वगैरह, बोला वो भी वॉशरूम यूज़ कर लें तो फिर साथ चल लेंगे। तो इतने में ही मेरी वालदा ने उस रूम का जो था जिस रूम में हम लोग खड़े हुए थे वहाँ का पर्दा हटाया, थोड़ा सा हटाया। तो मेरी वालदा को थोड़ा अजीब सा लगा कि शायद इस पर्दे के पीछे कोई है। तो मेरी वालदा ने वो पर्दा हटाया और ऐसे हटा के उनको कुछ लगा कि नहीं यार यहाँ कुछ गलत है, उन्होंने फ़ौरन पर्दा दोबारा ऐसे ही ढक दिया, छोड़ दिया पर्दे को और किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो जल्दी यहाँ से निकलो। खैर सारी लेडीज़ वगैरह वॉशरूम से फ्री हो गई, तो फिर हम लोग ने चले फिर बस की तरफ चलते हैं। बस की तरफ सब बैठे और हम लोग घर की तरफ आ गए। अब जब घर आए हम लोग नानी के घर पे रुके, वहाँ पे खाना वगैरह खाया हम लोगों ने कुछ। खैर हमारी जो पिकनिक थी उसका तो समझो सत्यानाश हो चुका था, कुछ भी नहीं, मज़ा भी नहीं आया था बिल्कुल। खैर हमने चलो हम थे भी बहुत अंदर वाली जगह पे, और वो जो थी फार्म हाउस की जो मैनेजमेंट थी वो भी हमें कुछ ऐसी लग रही थी। वहाँ का मैनेजर और वहाँ के 2-3 लोग थे मशकूक ही लग रहे थे, क्योंकि हमारे कज़न है वो CID के अंदर है। तो जो ऐसे CID अफसर वगैरह होते हैं उनको तो ज़रा जल्दी सामने वाले की पहचान हो जाती है ना कि ये किस तरह का शख्स है। तो उन्होंने ये कहा हम लोगों से कि भाई ये मुझे जो ये मैनेजर है ये इसी तरह का लग रहा है, मतलब कि मशकूक लग रहा है ये, तो बेहतरी इसी में है कि इसको इस फार्म हाउस को छोड़ो और यहाँ से निकलने वाली करो। खैर हम लोग वहाँ से निकल गए, अपने घर आ गए। वहाँ पे हम लोग ने खाना वाना खाया, सुबह हम लोग सब अपने घरों को आ गए। अगले दिन मैं बैठा हुआ था अपने घर में, अगले दिन इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त, तो मैं अपने घर में था। तो मेरी ऐसी अपनी अम्मी से बात हुई, तो अम्मी ने कहा कि हाँ मुझे कल फार्म हाउस के मुतालिक, जो हम फार्म हाउस गए थे उसके मुताबिक एक ख्वाब आया था। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं जो रूम में खड़ी हुई थी मैंने पर्दा हटा के देखा था और मुझे थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा लगा, उन्होंने पर्दा दोबारा कर दिया था। तो बोले मुझे उसी बारे में ख्वाब आया। मैंने बोला क्या ख्वाब आया? तो उन्होंने बताया, अब मतलब ये ख्वाब बता रही हैं वो कि मैं खड़ी हुई उसी रूम के अंदर और मैंने वही पर्दा उसी तरह से हटाया जिस तरह मैंने वहाँ पे रियल में किया था, उसी तरह से वो मैंने पर्दा हटाया और उस पर्दे के पीछे से एक हाथ आया है, बाकायदा एक हाथ निकल के आया और उस हाथ ने उनका हाथ पकड़ लिया, मेरी वालदा का, और हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो हाथ छोड़ नहीं रहा, मजबूती से हाथ पकड़ लिया। और उसका ना सर था ना धड़ था, मेरी वालदा ये बताती है, उसका ना कोई सर था और ना कोई उसका धड़ था, मतलब कि जिस्म नहीं था उसका, सिर्फ हाथ था। तो मेरी वालदा ने थोड़ा चीख पुकार करी मेरी वालदा ने, और फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, तो फिर उसने वो हाथ छोड़ दिया। अच्छा वो हाथ उसने जब छोड़ा तो फिर मेरी वालदा ने भागी वो फ़ौरन। तो मेरी वालदा ने बताया कि ये मुझे ख्वाब आया था। अच्छा फिर उसी दिन शाम में मैंने बोला अच्छा, मैं कहा कि हाँ भाई ये तो थी भी बहुत, वो हॉन्टेड जगह लग भी रही थी, बहुत सन्नाटे वाली जगह थी, जंगल वाली, मुझे तो लग भी रहा था वो हॉन्टेड फार्म हाउस। मेरी वालदा ने भी कहा हाँ वो ऐसी था, अच्छा ही हुआ कि हम लोग नहीं रुके वहाँ पर। खैर उसी दिन शाम में मेरी एक कज़न का फ़ोन आया, मेरी कज़न है, खालाजाद बहन लगती हूँ मेरी, तो उनका फ़ोन आया मेरी वालदा के पास। वो मेरी वालदा से ऐसी बात करने लगी, तो उन्होंने मेरी वालदा को बताया कि उन्होंने बताया कि आंटी मतलब कि मुझे भी ख्वाब आया था। मेरी वालदा ने पूछा क्या ख्वाब आया था? तो बोले कि हम जो वॉशरूम में गए थे ना, वो जो रूम था, मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और मैंने पर्दा हटाया, उस पर्दे के पीछे से हाथ आया और उस हाथ ने मुझे मेरा कंधा पकड़ लिया और वो कंधा इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो कंधा छोड़ नहीं रहा। तो मेरी वालदा ने कहा अच्छा, मेरी वालदा ने कहा कि सेम मुझे भी ये ख्वाब आया था बिल्कुल। तो उनको भी बड़ी हैरानगी हुई, अच्छा कि आपको भी ऐसी सेम ख्वाब आया था? तो फिर मेरी वालदा ने जब बात वगैरह उनसे कर ली, फिर बाद में मुझे बताया कि तुम्हारी जो कज़न है उनको भी मतलब ऐसा ही ख्वाब आया था सेम। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मैंने ये कैसे हो सकता है कि दोनों को एक साथ सेम ख्वाब आ जाए, वो भी एक ही रात में, और वो भी एक ही जगह का सिमिलर ख्वाब आए बिल्कुल। तो ये मैंने ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है।
खैर हमने बोला कि चलो अच्छा हुआ हम लोग नहीं रुके, यकीनन वो जगह हॉन्टेड ही थी। फिर उसके 1-2 दिन बाद मेरा अपने खालू के घर जाना हुआ, तो जो कि वो भी हमारे खालू भी पिकनिक पे हमारे साथ थे, उन्हीं के घर मेरा जाना हुआ। तो उन्होंने बताया कि उस वक्त जब तुम लोग उस मैनेजर से बहस वगैरह तुम्हारी चल रही थी, मैं जब बात वगैरह कर रहे तो मैं मतलब मेरे खालू जो थे वो बस के ज़रा जो छत होती है उसके ऊपर चले गए थे सामान वगैरह उतारने के लिए। तो मेरे खालू ने बताया कि जब मैं वहाँ था ऊपर तो मैंने बाकायदा उस फार्म हाउस के आसपास से, हालांकि उस फार्म हाउस के आसपास ना कोई दूसरा फार्म हाउस था, ना कोई आबादी थी, ना कोई कुछ था, ना कोई घर थे, ना ही कोई रिहाइश थी, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से औरतों की चीखने की आवाज़ जा रही है आसपास से। तो मेरे अंकल ने ये बात, जो मेरे खालू थे उन्होंने ये बात सुनी उस वक्त, उनको बहुत अजीब सी लगी, लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ भी थी, सब बच्चे वगैरह सब थे, तो वो उन्होंने सोचा कि सब घबरा जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त किसी को नहीं बताया। लेकिन जब मैं 1-2 दिन बाद उनके घर मेरा जाना हुआ तो उन्होंने मुझे बताई ये बात कि मैंने ऐसा भी सुना था। तो मैंने अपनी वालदा के ख्वाब का बताया कि हाँ मेरी वालदा ने इस तरह का वहाँ का ख्वाब भी देखा था और मेरी कज़न ने भी एक ख्वाब देखा था। तो फिर हमको यकीन हुआ हमें कि भाई वो जगह वाकई हॉन्टेड थी। मैं फार्म हाउस का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगता, फिर भी वो जो फार्म हाउस था वो यकीनन हॉन्टेड था। चलें जनाब, थैंक यू बैद, आपने अपनी ऑडियो नोट हमें भेजी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप बताना चाहें मुझे ईमेल पे बता दीजिएगा कि वो कौन सा फार्म हाउस था। खैर हमारे पास एक और कॉलर है, भरते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं ना मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको इस वक्त रशिया से कॉल कर रहा हूँ। और रशिया से कॉल ऑलमोस्ट आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सही है, आप रशिया से कॉल कर मेरी जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा क्योंकि मैं वॉइस के थ्रू कॉल कर रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं करिए। अच्छा, आपने 2 वीक पहले चेरनोबिल डिजास्टर की बात की थी। यप, ठीक है। उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली बिकॉज आई माई सेल्फ मैं जो खुद हूँ वो एक केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, ठीक है, सही। और मैं पाकिस्तान से ही पढ़ के गया हूँ, बेसिकली पीएचडी डॉक्टर। और आपने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में बताया था कि वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, मैं उस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो एरिया है जहाँ पे ये हुआ था, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि मैं वो जगह खुद विजिट करके आया हूँ और मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, और हम वहाँ पे जब गए थे तो मैं जो हूँ उस कीव का नाम आपने सुना होगा, कीव से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है जहाँ पे ये जगह है। पिपरी ऐसी कुछ जगह का नाम तो मुझे एग्जैक्टली कीव है। कीव में मैं होता हूँ, कीव से ये 1.5 घंटे की ड्राइव है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि रास्ता हालांकि छोटा है, जो किलोमीटर्स में वो कम है, लेकिन रास्ता अब जो है बहुत खराब है। और जो ऑफिशियल रास्ता है इसका, जो बाय रोड होता है, यानी कि जैसे आपके हाईवेज होते हैं, मोटरवेज होते हैं, वो गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। वो तो ज़ाहिर सी बात है बंद है। अच्छा, उसकी बजाय जो रास्ता आप यूज करते हैं वो इस तरह के हैं जो इलीगल किस्म के रास्ते हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो प्रॉपर पैसेज नहीं है, प्रॉपर कारपेटेड नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, ये हुआ था। जी पूछें प्लीज। नहीं आप बोलिए, बिल्कुल कैरी ऑन। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने आज की ये बैक हुआ था 1986 के अंदर डिजास्टर। अच्छा, इस जगह की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पुरानी है बेसिकली। ठीक है, जिस जगह पे ये एरिया है पूरा, इसकी हिस्ट्री 5000 और उससे भी पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की। एक चीज के बारे में कहा जाता है कि अगर हम अपनी पुरानी बुक्स को पढ़ते हैं तो एक जगह का नाम, आपने कोकाफ का नाम सुना होगा, बड़ा हम आजकल ना मिथ्स में सुन रहे होते हैं, बच्चों की स्टोरी में कोकाफ से आते हैं, परिस्तान से आते हैं, ऑल दैट। तो ये जो जगह है, ये इसके बारे में मशहूर था कि ये जो आपके जितने भी गोस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग उनको सुपर एनर्जीज कहते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी जो थी, एक उनकी आबादी यहाँ पे रहती थी। इस तरह हम लोग कहते हैं ना कि कबीला रहता है या कबाइल या शहर, तो वहाँ पे इनकी पूरी एक कौम बसती थी। ठीक है, और ये 5000 साल पहले की बात है। अच्छा, वो कौम जो थी, जब वहाँ पे आबादी आना शुरू हुई तो वो कौम हटती गई, लेकिन उनमें से कुछ जो थे लोग ऐसे थे कि they didn't want to like go back, जिसको बोलते हैं ना कि जो रिटेलिएट नहीं करना चाहते, नहीं कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे अपनी जगह। ठीक है, और वो थे टिल 86 और अभी तक हैं वो। They don't want to leave their place actually, वो छोड़ना नहीं चाहते अपनी जगह को। तो 86 के अंदर जब ये रिएक्टर पे जो हुआ था, जो रिएक्टर नंबर 4 और रिएक्टर नंबर 3 के अंदर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल के अंदर, तो
वहां पे जो हुआ था उस वक्त भी यही था कि वहां पे इस तरह के इंसिडेंट ऑन एंड ऑफ होते रहते थे, लेकिन वहां की जो मैनेजमेंट थी वो ये कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह बहुत सारे रिलीजन होते हैं तो हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है इन चीजों को भगाने का। लाइक जैसे दोस्तों आप क्रिश्चियनिटी पे जाते हो, मुस्लिम्स में आते हो, हिंदू में, सब चीज। तो जो यहाँ रशिया में जो है, यहाँ पे जो मोस्टली जो आपका फॉलो किया जाता है रिलीजन बेसिकली, जब उसके थ्रू उसको हटाया गया तो दे वर फेल्ड एक्चुअली, वो फेल हो गए थे इसको खत्म करने के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि 86 से पहले भी यहाँ पे एक वाकया हुआ था 79 के अंदर, जिसको शो नहीं किया गया था लोगों को। उसके अंदर तकरीबन 60 लोगों की डेथ हुई थी ऑन द स्पॉट। और 60 लोगों की डेथ इस तरह हुई थी कि जहाँ पे चेरनोबिल बना हुआ है, यानी कि जहाँ पे ये प्लांट है, उससे विद इन लाइक 500 मीटर और 600 मीटर के बाद उनकी कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है, जो आजकल इस वक्त अब उसको घोस्ट टाउन कहते हैं, क्योंकि वहां से लोगों को एक ही दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था, निकाला गया था, लेके जाया गया था। तो 79 के अंदर जो वाकया हुआ था उसमें ये हुआ था कि जो वो रोड है जो कॉलोनी की तरफ जाता था, वहां पे एक जिस तरह हाईएस्ट होती है, कोस्टर्स होती है, तो इस तरह अगर आपने देखा हो पुराने बेडफोर्ड जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं, आपने देखा होगा कराची के अंदर, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के नाम से बड़ी बड़ी, बहुत 50 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी। इस तरह के ट्रक के अंदर जो थे 60 लोग 79 80 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 60 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ इस तरह से हुई थी कि जब वो ट्रक जा रहा था रास्ते से कॉलोनी की तरफ, तो एकदम कॉलोनी की लाइट और प्लांट की लाइट सारी बंद हो गई। और जो बस थी जो जा रही थी वहाँ पे, सीधी इतनी बड़ी हुई बस है, वो आज भी बस वहाँ पे खड़ी हुई है अभी भी। बस जब गुजर रही थी तो एकदम से सामने से इतने सारे लोग आके खड़े हो गए, जिनकी हाइट बताई जाती है कि जो 100 फीट तक के लोग थे वो आ गए थे। और उनमें से एक बंदे ने उस बस को उठा के शेक किया था और वापस रख दिया था। जो 60 लोग थे वो थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, कि जो बहुत यंग थे एंड जिनके हार्ट दिल फट गए थे, जिनमें से सिर्फ 11 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ था। मुझे इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा से पता है कि जिस तरह आप ज्यादा कर रहे होते हैं, हर चीज के बारे में जान रहे होते हैं, लॉजिक, तो मैं भी बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होता हूँ, इसी वजह से मैं उस जगह पे गया भी था। अच्छा, दूसरी चीज फिर ये थी कि उनमें से जो बाकी लोग बचे थे वो सारे बोलने के काबिल नहीं रहे थे। तो उनमें से सिर्फ एक शख्स था कि जिसने बताई थी ये बात, और उसकी आफ्टर 9 और 10 डेज के बाद डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइट गई थी, हमारा जो पावर प्लांट है उसके अंदर जो उनका टरबाइन था वो खराब हो गया था। और वाकई टरबाइन खराब हो गया था उसके बाद, लेकिन टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 10-10, 12-12, 15-15 फीट के होते हैं। और उस टरबाइन के अंदर ब्लेड्स को इस तरह मोड़ा हुआ था कि जैसे अगर आप कभी स्पून लेते हैं ना अपने हाथ में, स्पून को फोल्ड कर लेते हैं अपने हाथ से, तो मुड़ जाता है एकदम से। टरबाइन के सारे ब्लेड इस तरह मुड़े हुए थे। टरबाइन जो हमेशा बनते हैं, आपको थोड़ा सा एक वो दे दूं कि टरबाइन के अंदर जो भी यूज की जाती है मटेरियल वो इस तरह का होता है कि वो कभी मुड़ नहीं सकता, या तो वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। टरबाइन के अंदर जो भी फैंस लगे होते हैं उनके ब्लेड्स, और ये ब्लेड्स वही होते हैं जैसे आपके एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंजन होता है उसके ब्लेड्स होते हैं, इसी तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, तो वो मुड़े हुए थे। इसके बाद वहां पे 86 के बाद 89 के अंदर उस प्लांट को दोबारा जब खोलने की कोशिश की गई, तो उस प्लांट के अंदर जब भी उस चीज को ओपन किया जाता था तो वो प्लांट दिन भर अगर काम करता था तो रात के पर्टिकुलर टाइम का वो बंद हो जाता था। उसमें कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता था मैनाज कि इट्स जस्ट लाइक कि आपने कोई स्विच ऑफ कर दिया सिर्फ, और लोगों को पता ही नहीं कि वो स्विच जो है वो ऑफ हुआ हुआ है। उस स्विच को सारा दिन वो ऑन ऑफ करते रहते थे, वो काम करता था, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो काम नहीं करता था। 2006 के अंदर यहाँ पे जब दोबारा यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उनके जो अपने जैसा पाकिस्तान के अंदर हमारे मौलवी वगैरह होते हैं, इनके जो यहाँ के पास्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो दोबारा वहाँ पे गए तो उनमें से एक उनके जो सबसे सीनियर पास्टर थे, और उन्होंने सिर्फ ये चीज बताई कि यहाँ पे इस वक्त भी जो है हजारों की बजाय लाखों की तादाद में जो है वो मखलूकात मौजूद हैं। जिस ब्लैक बर्ड का आपने नाम लिया था, ठीक है, दैट इज नॉट अ ब्लैक बर्ड एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे डीमंस हैं बेसिकली, जिसका हम कहते हैं ना कि जिन्नात होते हैं, कि पर्टिकुलर में एक देव होते हैं, तो वहाँ पे वो है, लेकिन वो भी लाखों की तादाद में। हमारी एक कलीग के साथ जिनके साथ हम गए थे, वो हमें लेके गए थे क्योंकि वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे, तो मैं भी इसी तरह का था। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि दे डू एग्जिस्ट। शायद इस वक्त जहाँ पे हम बैठे होते हैं हर जगह दे आर मूविंग, आप उनको तंग नहीं करेंगे, आपको नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, आपको छोटा सा इसका एक वाकया बता देता हूँ। हमारे साथ एक कलीग जो काम कर रहा है, जो हमें लेके गए थे, उन्हीं की जो फादर हैं
वो यहाँ पे काम करते थे और उनकी लास्ट जो डेथ हुई है, उन्होंने बताया था कि जब रिएक्टर नंबर 4 के अंदर ब्लास्ट हुआ था तो उससे थोड़ी देर पहले रिएक्टर के अंदर, क्योंकि जो रिएक्टर होता है वो बड़े बड़े, अगर आपने देखा हो, जिसका मैं छोटी सी बताता हूँ कि साइलोसिस होते हैं बेसिकली, इनको कहते हैं, जो बड़े बड़े, अगर आपने कभी देखे हो जो बड़े बड़े इतना व्हाट यू कॉल इट, मैं आपकी जबान में, हम तो इंजीनियर्स हैं, साइलोसिस होते हैं जो बड़े बड़े ना टरबाइंस की तरह होते हैं। बॉयलर्स आपने अगर देखे हो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, या आपने कभी कोई प्लांट देखा हो जिसके ऊपर से एक बहुत बड़ा सा जो है ना सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उससे धुआं निकल रहा होता है। मैं वो देखी है ना पूरी, मैंने तो चेरनोबिल जो सीरीज है वो तो मैंने देखी भी है। तो उसके अंदर जब डिजास्टर ये हुआ था ना मैनाज, तो उससे सिर्फ 10 मिनट पहले जो हमारे कलीग इनके फादर ने बताया था कि उन्होंने बहुत सारे ब्लैक शैडोज को उस जो आपका रिएक्टर होता है ना उसके अंदर दाखिल होते हुए देखा, यानी कि शैडोज नहीं था, साया जैसे आपका साया मेरा साया, वो उसके अंदर दाखिल हो रहे थे। और वो 1 या 2 की तादाद नहीं थे, वो हजारों ज्यादा वो जा ही रहे थे कंटिन्यूसली। खाली उन्होंने ही, कुछ लोगों ने और भी ये चीज नोटिस की थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो सिर्फ इस वजह से नहीं बता पाए क्योंकि उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। जो मेरे कलीग हैं, इनके फादर ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि इसमें अगर आप स्कूल में देखिए बच्चे असेंबली में होते हैं, लाइन अप हुए होते हैं बहुत सारे, इससे वो लाइन की लाइन जो थी अंदर जा रही थी। लेकिन सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट का अगर ये, क्योंकि रशिया का बहुत, यूक्रेन का एक्चुअली बहुत बड़ा एक मिसहैप था ये, इसकी वजह से पूरी दुनिया दाव पे लग गई थी, ये इतना बड़ा एक डिजास्टर होने वाला था। तो ये तो बेस्ट होता उस गवर्नमेंट के लिए कि वो जिन्नात के ऊपर लगा देता कि यार ये देखो ये तो ईसाई होते, और बहुत सारे लोग उनके पास सबूत के तौर पे भी थे। तो अच्छा, मैं आपको अपने लोगों पे बता देता हूँ आपको मैनाज, मुझे आप लाइक यू आर आस्किंग कि व्हाई डिडंट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि गवर्नमेंट खुद देखती कि यहाँ पे ये चीज है। बिकॉज मैनाज, जिस तरह हम लोगों का बिलीव है इस तरह यहाँ पे इनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन चीजों को लेके। इनका बिलीव खाली इस चीज के ऊपर है कि कुछ है, ठीक है, बट वो इस चीज को साइंस में भी लेके आते हैं, जिसमें हम कहते हैं एनर्जी है, ठीक है, वो इस चीज को अगर आप एक रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए तो देयर इज समथिंग, बट वो ये इस चीज को नहीं मानते कि क्या चीज है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने रशिया से कॉल की है। मेरे पास इसकी कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ पिक्चर्स भी हैं, अगर मुझे हुआ तो मैं आपकी ईमेल पे शेयर करूंगा, यू कैन शेयर इट आउट, जिनमें जो हमने रिएक्टर्स के ऊपर तस्वीरें ली हैं। तो अगर आपने बड़ी बड़ी मिनाज 5-10 फीट के ना, जैसा पंजा आप देखें ना, किसी ने हाथ डाल के, अगर एक टिन होता है, टिन के अंदर आप उंगलियां डाल के खींच रहे हैं उसको, उसका रिएक्टर्स के ऊपर निशान आता है सारे। तो वो मैं आपको शेयर करूंगा, प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, बढ़ते अपने लास्ट कॉलर की तरफ, और फिर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एक ईमेल भी शामिल करेंगे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मनाज। वालेकुम अस्सलाम, जनाब कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं नीलम बात कर रही हूँ कराची से। जी नीलम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल जबरदस्त जी। आपके साथ कोई वाक़या पेश आया? और सब व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लिसनर्स हैं एक्चुअली। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, वो थैंक यू सो मच। अच्छा खैर, मैं स्टोरी तक आती हूँ। अच्छा बेसिकली ये मेरे डैड के साथ हुआ था, मेरे फादर के साथ। अच्छा मेरे फादर जब अपने यंग एज में थे तो वो इंडिया से माइग्रेट करके लाहौर आए थे। अच्छा तो वो अपने 30s में थे और मतलब अपने उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ वो जा रहे थे। उस वक्त लाहौर इतना एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, काफ़ी खाली खाली रहता था। तो वहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया था जो डाक खाने के नाम से मशहूर था।
हेलो। जी बोलिए। अच्छा जी, तो वो डाक खाने के नाम से मशहूर था। अच्छा, तो मेरे डैड और उनके दोस्त जाहिद चाचा, वो लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो क्या होता है कि अचानक से उनका टायर ना फ्लैट हो जाता है कार का। तो वो अब इतनी कोई मैकेनिक ना कुछ, इतना सारे एस्टेब्लिश नहीं था लाहौर, तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि गाड़ी यहीं रहने देते, हम सुबह पिक कर लेंगे यहाँ से। तो वो वॉक करना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, वो लोग वॉक कर रहे होते हैं। अचानक से उन दोनों को आवाज आती है छन छन की ना, जैसे कोई पायल की, जैसे पायल पहनती है औरतें। तो खैर वो दोनों को आवाज आती है, वो दोनों इग्नोर कर देते हैं और आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। फिर वो आवाज थोड़ी सी और लाउड हो जाती है। अच्छा, ये चीज वो दोनों वापस से सुनते हैं, तो फिर एकदम से मेरे पापा अपने दोस्त से कहते हैं कि यार जाहिद, तुम्हें कोई आवाज आ रही है? तो उनके फ्रेंड उनको यही कहते हैं कि हाँ मुझे आ रही है कोई आवाज, तुम भी सुन रहे हो? अच्छा, अभी वो बातें ये कर ही रहे होते हैं कि ना अचानक से उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके बैक पर वो वॉक कर रहे हैं और उनके बैक पे बहुत करीब से मेरे पापा का, उनका नाम महमूद है, उनका कोई नाम लेता है, एक औरत सी है और वो नाम लेती है महमूद करके ना, महमूद। अच्छा, वो क्या करते हैं कि क्लियर सुनते हैं आवाज और बहुत करीब से आती है कि जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। अब वो जैसे ही जाहिर है उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो एक औरत बहुत लंबी सी और बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन की, मतलब ठीक ठाक, और उसके पाँव उल्टे होते हैं, तो वो बेसिकली पिछल पैरी होती है और वो बहुत करीब से आती है। तो मेरे फादर और जो उनके दोस्त होते हैं वो तो बिल्कुल हवास खो देते हैं और वो तेज तेज भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उनके करीब एक डाक खाना होता है, पोस्ट ऑफिस, वो उधर घुस जाते हैं छलांग वगैरह लगा कर ना, तो सारी रात वो उधर गुजारते हैं। सुबह जाते हैं तो उनको बहुत तेज बुखार हो जाता है। हेलो। जी सही है जी, तो हाँ जी, तो उनको बहुत तेज बुखार हो जाता है। तो ये किस्सा उनके साथ हुआ था। तो ये है कि हाँ, पिछल पैरी मतलब सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसे कि हमारी लास्ट कॉलर ने बताया कि उनके वालिद साहब के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि कोई उनका नाम ले रहा था, कोई आवाज़ आ रही थी लेकिन शक्ल नहीं थी, दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी मखलूक के बारे में हम बात कर रहे थे पूरे शो में, जिसे कोई जिन कहता है, कोई भूत, गोस्ट, इविल, डेविल, स्पिरिट, कोई भी नाम दे दें, ये एग्जिस्ट करती है। फर्ज कीजिए कि जिस जगह पे आप अभी बैठे हुए हैं, शायद अपने कमरे में हो, अपने ऑफिस में हो, शायद अभी आप अकेले हों, या आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं। शायद कोई और भी है जिसको आप तो देख नहीं सकते, मगर वो आपको जरूर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।